सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखित खान पान की बदलती तस्वीर इस निबंध का प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 देखें। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। अब इस प्रश्न का उत्तर आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं। उत्तर देखें। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य उन सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों के कारण व अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत के खाने की चीज को अपने भोज पदार्थों में शामिल किया है। जैसे लेखक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मेरा घर कलकत्ता में है, मैं बंगाली परिवार से हूँ, मेरा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर पर चावल और मछली के अलावा जो दक्षिणी भारतीय व्यंजन है जैसे इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाजार से ना लाकर अपने ही घर में बनाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई एक कलकत्ता प्रांत का व्यक्ति है जो बंगाली परिवार से है, जिनके मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दक्षिण के जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को भी अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। अर्थात खान पान की मिश्रित संस्कृति उनके भोजन में देखने को मिलती है। अगर हम लोग अपने प्रांत या क्षेत्र की बात करें तो हम लोगों का जो मुख्य भोजन है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और इसके थोड़ा सा पूर्व में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर बाटी चोखा जो है भोजन में प्राय देखने को मिलता है। लेकिन बाटी चोखा पश्चिम के प्रांत या राज्यों के भोजन में भी सम्मिलित कर लिया गया है, उत्तर के राज्यों में भी सम्मिलित कर लिया गया है, दक्षिण के राज्यों में भी भोजन के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। यहाँ तक कि हम लोग भी देखते हैं कि दुकान हो या घर पर हो, तमाम प्रकार के जो दक्षिण भारत के व्यंजन हैं, विदेशी व्यंजन हैं, आजकल हमारे परिवार में हम लोगों के किचन में पकाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो वही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। लेखक का कहने का आशय यही है कि जो हम लोगों के खान पान में मिश्रित संस्कृति अर्थात अलग अलग जगहों की खान पान को सम्मिलित कर लिया गया है, अलग अलग देशों के खान पान को सम्मिलित किया गया है, वही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। आगे देखें, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। अब उत्तर देखें। खान पान में बदलाव आने से निम्न फायदे हैं। पहला फायदा है कि भिन्न भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिल जाता है। दूसरा फायदा है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। और तीसरा इसका फायदा है कि अलग अलग प्रकार के भोज पदार्थ खाने से या अलग अलग भोज पदार्थ मिलने के कारण जो खाने में रुचि बनी रहती है। और चौथा लाभ है कि देश विदेश के व्यंजनों या खान पान के बारे में पता चलता है। पांचवी बात है कि जो गृहिणियों के व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां भी उपलब्ध हो जाती हैं। और छठा इसका लाभ है कि स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के आधार पर भोजन का चयन हम लोग कर सकते हैं। और सातवीं बात है कि इससे समय की बचत होती है। खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदे के बावजूद भी लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की जो मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे सकते हैं। पहला क्या है? पहला नुकसान आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है कि स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। दूसरा इसका नुकसान यह है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। और तीसरा इसका हानि है कि कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, या आप कह सकते हैं कि कुछ व्यंजन जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, जिनमें पौष्टिक तत्वों का अभाव होता है या पौष्टिक तत्वों का अभाव है। ऐसे भी व्यंजन हम लोग खा रहे हैं, अपने भोजन में सम्मिलित किए हैं। अब प्रश्न संख्या 3 देखें। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर देखें। खान पान के मामले में अगर स्थानीयता का बात करें तो स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद
व उपलब्ध साधनों के आधार पर बनते थे। जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली का छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे व नमकीन। तो किसी प्रदेश की जलेबियां, पूड़ी, कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपना उनका अलग महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती हैं और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माता पिताजी के बचपन के समय में घर में बनती थी। अब देखिए, आपको 3 आपको कॉलम दिख रहे हैं। एक में है घर में बनने वाली चीजें, और दूसरे में है बाजार से आने वाली चीजें, और तीसरे कॉलम में है कि माता पिता के घर बचपन में बनने वाली चीजें। चलिए, घर में बनने वाला पहला चीज है भात। समोसा क्या है? बाजार से आने वाली चीज है और माता पिता के समय में जो है घर पर बनता था। दाल की बात करें तो घर में बनने वाली चीज है। बाजार से क्या आती है? कचौड़ी, और माता पिता के समय में घर पर ही बनती थी। सब्जियां घर पे बनती हैं। जलेबियां बाजार से आती हैं और माता पिता के बचपन में घर पर बनती थी। पूड़ी, रोटी, पराठा ये घर पे बनने वाली चीजें हैं। और नूडल्स बाजार से आता है, या आप इसको चाउमीन कह सकते हैं, बाजार से आता है। और मीठे व्यंजन जैसे हलवा है, बर्फी है, पेड़े हैं, ये माता पिता के समय उनके बचपन में घर पर बनते थे। अब प्रश्न संख्या 5 देखें। यहाँ खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, और आगे दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसैला। एक तरफ आपको भोजन लिखना है, कैसे पकाया जाता है, और अगले कॉलम में उसका स्वाद कैसा है, इसको आपको उत्तर में लिखना है। अब इसका उत्तर देखें। आपको एक तरफ भोजन मिलेगा, दूसरी तरफ कैसे पकाया जाता है, और तीसरी तरफ आपको मिलेगा उसका स्वाद कैसा होता है। भोजन, दाल कैसे पकाया जाता है? उबालना या उबालकर। स्वाद कैसा होता है? नमकीन। दूसरा है भात, कैसे पकाया जाता है? उबालना या उबालकर। स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। रोटी कैसे पकाई जाती है? सेक करके। स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। पापड़ कैसे पकाई जाती है? सेक कर या सेकना होता है। कैसी होती है? नमकीन होती है। अगला है आलू, कैसे पकाया जाता है? उबालना या उबालकर। स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। अगला है बैगन, बैगन कैसे पकाया जाता है? भुनना या भून करके। स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। अब प्रश्न संख्या 6 देखें। भाषा की बात। खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे कुछ द्वंद्व समास के उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। सीना और पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। अब उत्तर देखें। आपको एक तरफ शब्द मिलेगा और दूसरी तरफ उसका वाक्य में प्रयोग मिलेगा। शब्द है सीना पिरोना, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा आजकल सीना पिरोना सभी को आना चाहिए। दूसरा है भला बुरा, तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया। और तीसरा है चलना फिरना, वाक्य में प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि वृद्ध होने के कारण नाना जी का चलना फिरना कम हो गया है। और अगला है लंबा चौड़ा, इसका आप अपने वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा
बिजली का बिल देखकर मैं हैरान रह गया। अगला है कहा सुनी। घर में रोज रोज की कहा सुनी अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है घास फूस, और घास फूस शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि गांव के घरों की जो छत होती है घास फूस की बनी होती है। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग आप अपने द्वारा किसी भी वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना। अगले क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।